22वीं पुतली अनुरोधवती ने जो कथा सुनाई वो इस प्रकार है। राजा विक्रमादित्य अद्भुत गुणग्राही थे। वे सच्चे कलाकारों का बहुत अधिक सम्मान करते थे तथा स्पष्टवादिता पसंद करते थे। उनके दरबार में योग्यता का सम्मान किया जाता था। चापलूसी जैसे दुर्गुण की उनके यहाँ कोई कदर नहीं थी। यही सुनकर एक दिन एक युवक उनसे मिलने के लिए उनके द्वार तक आ पहुंचा। दरबार में महफिल सजी हुई थी और संगीत का दौर चल रहा था। वह युवक द्वार पर राजा की अनुमति का इंतजार करने लगा। वह युवक बहुत ही गुणी था, बहुत सारे शास्त्रों का ज्ञाता था, कई राज्यों में नौकरी कर चुका था। स्पष्ट वक्ता होने के कारण उसके आश्रयदाताओं को वह घृष्ट नजर आया, अतः हर जगह उसे नौकरी से निकाल दिया गया। इतनी ठोकरें खाने के बाद भी उसकी प्रकृति तथा व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आ सका। वह द्वार पर खड़ा था, तभी उसके कानों में वादन का स्वर पड़ा। वह बड़बड़ाया, महफिल में बैठे हुए लोग मूर्ख हैं, संगीत का आनंद उठा रहे हैं मगर संगीत का जरा भी ज्ञान नहीं है। साजिंदा गलत राग बजा रहा है लेकिन कोई भी उसे मना नहीं कर रहा। उसकी बड़बड़ाहट द्वारपालों को स्पष्ट सुनाई पड़ी। उसका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने उसको संभल कर टिप्पणी करने को कहा। उसने जब उस युवक को कहा कि महाराज विक्रमादित्य खुद महफिल में बैठे हैं और वे बहुत बड़े कलापारखी हैं, तो युवक ने उपहास किया। उसने द्वारपाल को कहा कि वे कला प्रेमी हो सकते हैं मगर कला पारखी नहीं, क्योंकि सांजिंदे का दोषपूर्ण वादन उनकी समझ में नहीं आ रहा। उस युवक ने यह भी बता दिया कि वह साजिंदा किस तरफ बैठा हुआ है। अब द्वारपाल से रहा नहीं गया। उसने उस युवक से कहा कि उसे राजदंड मिलेगा अगर उसकी बात सच साबित नहीं हुई। उस युवक ने उसे सच्चाई का पता लगाने के लिए कहा तथा बड़े ही आत्मविश्वास से कहा कि वह हर दंड भुगतने को तैयार है अगर यह बात सच साबित नहीं हुई। द्वारपाल अंदर गया तथा राजा के कानों तक यह बात पहुंचा दी। विक्रमादित्य ने तुरंत आदेश दिया कि उस युवक को महफिल में पेश किया जाए। राजा विक्रमादित्य के सामने भी उस युवक ने एक दिशा में इशारा करके कहा कि वहां एक वादक की उंगली दोषपूर्ण है। उस ओर बैठे सारे वादकों की उंगलियों का निरीक्षण किया जाने लगा। सचमुच एक वादक के अंगूठे का ऊपरी भाग कटा हुआ था और उसने उस अंगूठे पर पतली खाल चढ़ा रखी थी। राजा उस युवक के संगीत ज्ञान के कायल हो गए। तब उन्होंने उस युवक से उसका परिचय प्राप्त किया और अपने दरबार में उचित सम्मान देकर रख लिया। वह युवक सचमुच में ही बड़ा ज्ञानी और कला का ममर्ग था। उसने समय समय पर अपनी योग्यता का परिचय देकर राजा का दिल जीत लिया। एक दिन दरबार में एक अत्यंत रूपवती नृत्यकी आई। उसके नृत्य का आयोजन हुआ और कुछ ही क्षणों में महफिल सज गई। वह युवक भी दरबारियों के बीच में बैठा हुआ और नृत्य और संगीत का आनंद उठाने लगा। वह नृत्यकी बहुत ही सधा हुआ नृत्य प्रस्तुत कर रही थी और दर्शक मुग्ध होकर उसका रास्वादन कर रहे थे। तभी न जाने कहां से एक भंवरा आकर उसके वक्ष पर बैठ गया। नृत्यकी नृत्य नहीं रोक सकती थी और न ही अपने हाथों से उस भंवरे को हटा सकती थी, क्योंकि भंगिमाएं गड़बड़ हो जाती। इसलिए उसने बड़ी ही चतुराई से सांस अंदर की ओर खींचा और पूरे वेग से भंवरे पर छोड़ दिया। अनायास निकले सांस के झोंके से भंवरा डरकर उड़ गया। क्षण भर की इस घटना का कोई भी ताड़ ना पा सका मगर उस युवक की आंखों ने सब कुछ देख लिया। वह वाह वाह करते उठा और अपने गले की मोतियों की माला उस नर्तकी के गले में डाल दी। सारे दरबारी स्तब्ध रह गए।
अनुशासनहीनता की पराकाष्ठा हो गई। राजा की उपस्थिति में दरबार में किसी और के द्वारा कोई पुरस्कार दिया जाना राजा का सबसे बड़ा अपमान माना जाता था। विक्रमादित्य को भी यह पसंद नहीं आया और उन्होंने उस युवक को उस घृष्टा के लिए कोई ठोस कारण देने को कहा। तब युवक ने राजा को भवरे वाली सारी घटना बता दी। उसने कहा कि बिना नृत्य की एक भी भंगिमा को नष्ट किए लय ताल के साथ सामंजस्य रखते हुए इस नर्तकी ने जिस सफाई से उस भंवरे को उड़ाया है वो पुरस्कार के योग्य था। उसे छोड़कर किसी और का ध्यान उस पर नहीं गया तो पुरस्कार कैसे मिलता? विक्रमादित्य ने नर्तकी से पूछा तो उसने उस युवक की बातों का समर्थन किया। यह सब सुनकर राजा विक्रमादित्य का क्रोध गायब हो गया और उन्होंने नर्तकी तथा उस युवक दोनों की बहुत तारीफ की। अब उसकी नजर में उस युवक का महत्व और बढ़ गया। जब भी कोई समाधान ढूंढना रहता उसकी बातों को ध्यान से सुना जाता तथा उसके परामर्श को गंभीरता पूर्वक लिया जाता था। एक बार दरबार में बुद्धि और संस्कार पर चर्चा छिड़ी। दरबारियों का कहना था कि संस्कार बुद्धि से आते हैं, पर वह युवक उसमें सहमत नहीं था। उसका कहना था कि सारे संस्कार वंशानुगत होते हैं। जब कोई महत्कीय नहीं हुआ तो विक्रमादित्य ने एक हल सोचा। उन्होंने नगर से दूर हटकर जंगल में एक महल बनवाया तथा महल में गूंगी बहरी नौकरानियां नियुक्त की। एक एक करके 4 नवजात शिशुओं को उस महल में उन नौकरानियों को देखरेख के लिए छोड़ दिया गया। उनमें से एक महामंत्री का बेटा, एक कोतवाल का, एक ब्राह्मण का पुत्र था। 12 वर्षों के बाद जब चारों को दरबार में पेश किया गया तो राजा विक्रमादित्य ने बारी बारी से उनसे पूछा, कुशल तो है? चारों ने अलग अलग जवाब दिए। राजा के पुत्र ने बोला, सब कुशल है। कहा कि जब महामंत्री के पुत्र ने संसार को नश्वर बताते हुए कहा, आने वाले को जाना है तो कुशलता कैसी? कोतवाल के पुत्र ने कहा कि चोर चोरी करते हैं और बदनामी निरपराध की होती है। ऐसी हालत में कुशलता की सोचना बेमानी है। सबसे अंत में ब्राह्मण के पुत्र का जवाब था कि आयु जब दिन ब दिन घटती जाती है तो कुशलता कैसी? चारों के जवाबों को सुनकर उस युवक की बातों की सच्चाई सामने आ गई। राजा का पुत्र निश्चिंत भाव से सब कुछ कुशल मानता था और मंत्री के पुत्र ने तर्कपूर्ण उत्तर दिया। इसी तरह कोतवाल के पुत्र ने न्याय व्यवस्था की चर्चा की, जबकि ब्राह्मण के पुत्र ने दार्शनिक उत्तर दिया। सब वंशानुगत संस्कारों के कारण है। सबका अपना पालन पोषण एक वातावरण में हुआ, लेकिन सबके विचारों में अपने संस्कारों के अनुसार भिन्नता आ गई। सभी दरबारियों ने मान लिया कि उस युवक का मानना बिल्कुल सही है। इतना कहकर 22वीं पुतली वहां से उड़ गई। राजा भोज एक बार फिर इस सोच में पड़ गए कि क्या राजा विक्रमादित्य की तरह वह भी सच्चे और अच्छे लोगों की परख करने के काबिल हैं या नहीं। इस कहानी से सीख मिलती है कि जो व्यक्ति हमेशा सच बोलता है और गलत का साथ नहीं देता, उसका हमेशा समर्थन करना चाहिए। ऐसे लोग कभी भी गलत सलाह नहीं देते और हमेशा सही राह दिखाते हैं। कहानी को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।